मैंने उससे होटल के सामने मुलाकात की। वो होटल पुराना लग रहा था, जैसे सालों से ठीक से साफ नहीं किया गया हो। जिस तरह की जगहों में अब भी पीतल की चाबियों का इस्तेमाल हो। स्टीफन ने कहा कि उसे ऐसी जगहें पसंद हैं क्योंकि वे दखल नहीं देती हैं। मैंने नहीं पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जिस तरह से उसने ये कहा वो मेरे दिमाग में अटक गया। उसकी आवाज़ शांत थी, उसकी आंखें पर्याप्त पलकें नहीं झपकती थी और उसकी मुस्कान उसकी आंखों के आसपास की त्वचा तक नहीं पहुंचती थी। दूर से वो सामान्य दिखता था, पीला लेकिन दाढ़ी साफ की हुई, लंबा दुबला और अच्छे कपड़े पहने हुए। लेकिन करीब से उसके स्थिर खड़े रहने, उसके बहुत सहजता से हिलने डुलने के तरीके में कुछ अजीब था। मैंने उससे कहा कि हम कहीं और ड्रिंक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि ऊपर वाला बार और ज़्यादा प्राइवेट है। मैंने सिर हिलाया, ज़्यादातर पोलाइटनेस के चलते, और उसके पीछे अंदर चली गई। लिफ्ट के अंदर मैंने चुप्पी महसूस की। कोई संगीत नहीं, कोई बात नहीं, बस उसकी स्थिर सांसें और पुरानी प्रणाली की भनभनाहट। वो अपना सिर घुमाए बिना बस अपनी आंखें घुमाकर मेरी ओर देखता रहा, जबकि उसके होंठ कसे हुए थे। 9वीं मंजिल पर हम एक ऐसे गलियारे में कदम रखे जहां फूफत की गंध आ रही थी। वो आगे चला, कमरा 914 पर रुका और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोल दिया। कमरा वो नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। ये ना तो रोमांटिक था और ना ही आरामदायक, और ना ही दूर दूर तक सामान्य। बीच में 2 लोगों के लिए एक टेबल लगी थी, लेकिन कोई खाना नहीं था। कुर्सियां फर्श में बोल्ट से कसी हुई थी। भारी पर्दे खिड़कियों को रोक रहे थे और रोशनी मंद पीली और बीमार सी थी। एक हल्की गंध थी जिसे मैं पहली बार में पहचान नहीं पाई। कुछ खट्टा धातु, जैसे पुरानी नाली सड़े हुए सिक्कों के साथ मिली हुई। वो मेरे पीछे अंदर आया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उस आवाज़ ने मुझे जमा दिया। न सिर्फ क्लिक की आवाज़, बल्कि जिस तरह से उसने ये किया। उसने धीरे धीरे अपना कोट उतारा, उसे सावधानी से मोड़ा और एक कुर्सी की पीठ पर रख दिया। मैं बैठ नहीं सकती थी। मेरे दिमाग से पहले मेरे शरीर को पता चल गया था कि कुछ गलत है। मैंने उससे पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने मुझे आराम करने के लिए कहा। उसने कहा कि आज रात कुछ ईमानदार साझा करने के बारे में है। उसका लहजा बहुत नर्म, बहुत संयमित था। वह एक अलमारी की ओर गया, उसे खोला और एक काला चमड़े का केस निकाला। वो मेडिकल जैसा लग रहा था। उसने जिप खोली, जिससे तेज औजारों की एक लाइन दिखाई दी, हर एक साफ, चमकीला और पूरी तरह से व्यवस्थित। मेरा गला कस गया। मैंने उससे फिर से पूछा, इस बार जोर से, कि ये सब क्या बकवास है। वो मेरी ओर मुड़ा और उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन वो संतुष्ट दिख रहा था, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मारा वो मुक्का नहीं था, वो मेरे घुटनों के पीछे की कुर्सी थी। उसने एक ही झटके में मेरे पैरों को मेरे नीचे से खींच लिया और मुझे उसमें बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो पहले ही मेरी कलाइयों को मोटी चमड़ी के पट्टियों से बांध रहा था। मैं चिल्लाई और लात मारी, लेकिन टांगे बोल्ट से कसी हुई थी। उसका चेहरा मेरे करीब था। कमर में तनाव ऐसे बढ़ गया जैसे उसका कोई वजन हो। मैं इतनी तेजी से सांस ले रही थी कि हवा में मेरा ही दम घुटने लगा। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा और मेरे हाथों को घूरने लगा। फिर उसने बात करना शुरू किया, शांति से, धीरे धीरे, जैसे कोई प्रस्तुति दे रहा हो। उसने मुझे बताया कि उंगलियां शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि वे मैनेजेबल हैं, परिचित हैं। मैंने उससे रुकने की भीख मांगी। उसने अपना सिर झुकाया, हल्की सी मुस्कान दी और पूछा कि क्या मैं पैरों की उंगलियों से शुरू करना पसंद करूंगी। जब उसने स्केपल उठाया तो वो नाटकीय नहीं था। उसने उसे ऊपर नहीं उठाया और ना ही मुझे ताना मारा। उसने बस उसे ऐसे चुना जैसे कोई सर्जन सही औजार चुन रहा हो। मेरे हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसने ब्लेड को मेरी छोटी उंगली के पोर पर रखा और तेजी से और जोर से नीचे दबाया। दर्द तेज और सफेद गर्म था, लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरा हिस्सा उसे मेरी उंगलियों की मोटाई के टुकड़े की तरह अपने मुंह के सामने पड़े हुए देखना।
और एक टुकड़ा काटते हुए देखना। उसने अपना मुंह बंद करके चबाया। खून मेरी हथेली से नीचे बह रहा था। उसने स्वाद के बारे में कुछ बुदबुदाया, कुछ ऐसा कि अगर पीड़ित जागा हुआ हो तो नसें ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। फिर वो अगली उंगलियों की ओर बढ़ा। हर कट साफ था, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी उंगलियों को संभाला, उसने इसे और बुरा बना दिया। उसने उन्हें फल के टुकड़ों की तरह माना। जब तक कि वो बीच की उंगलियों तक पहुंचा, मैं इतनी जोर से कांप रही थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि चमड़ा मेरी त्वचा को काट रहा है। मेरी टांगें सहज ज्ञान से बाहर निकली, लेकिन उसने मुश्किल से ही ध्यान दिया। वो बस खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हर बार जब वो निकलता था तो वो एक छोटी सी गुनगुनाहट निकालता था, जैसे कोई संतुष्ट जानवर। मैंने उससे पूछा क्यों। मुझे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने दिया। उसने कहा कि किसी को जिंदा खाने का एकमात्र तरीका यह महसूस करना है कि वे क्या महसूस करते हैं, कि जब शरीर मर जाता है तो स्वाद भी मर जाता है। उसने कहा कि मैं एकदम सही हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। उसने कहा कि वो मेरे खून में मेरा डर चख सकता है। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरा गला सूख गया था। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खून खो रही थी। कमरे की गंध अब असहायनीय थी। सिर्फ धातु नहीं, मांस, पका हुआ मांस। ये उसी ओर से आ रहा था। उसे पसीना आ रहा था, आंखें चौड़ी थीं, होठ लाल से चिकने थे। वो ऐसे चक्कर लगाने लगा जैसे अब और खड़ा नहीं रह सकता। मैंने उसे थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक और औजार पकड़ा, कुछ लंबा, पतला, और मेरी ओर वापस चलने लगा। इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल कर पाता, वो रुका। उसकी सांस लेने का तरीका बदल गया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने औजार गिरा दिया और जोर से बैठ गया। अपना सिर पकड़ लिया। उसका सीना अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रहा था। वो कराया, बोलने की कोशिश की, फिर फर्श पर एक तरफ गिर गया। दर्द से ज्यादा चुप्पी खराब थी। मुझे नहीं पता कि वो मर रहा था या सो रहा था या इंतजार कर रहा था। वो फर्श पर मचल रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था जो मैं समझ नहीं पाई। मेरे पास सेकंड्स थे, शायद कम। मैंने अपनी बाई कलाई पर लगे पट्टे पर ध्यान केंद्रित किया। खून ने चमड़े को भिगो दिया, जिससे वो चिकना हो गया था। मैंने अपना हाथ मरोड़ा, फटे हुए किनारों से हड्डी को रगड़ते हुए, जब तक कि पट्टा फिसल कर निकल नहीं गया। जिस पल ऐसा हुआ, दर्द बढ़ गया, लेकिन मैं चलती रही। मैं दूसरी पांव तक पहुंची। मैंने दूसरी पट्टी ढीली कर दी और फर्श पर गिर गई। मेरा शरीर आधा मृत महसूस कर रहा था। मैं रेंग कर वहां पहुंची जहां वो पड़ा था। वो होश में था, लेकिन मुश्किल से। उसने फुसफुसाया, अबे मत जाओ, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने उसके कोट में चाबी कार्ड तलाशा, उसे अंदर की जेब में पाया और दरवाजे की ओर रेंग गई। उस दरवाजे को खोलना एक बुरे सपने को चीरने जैसा लगा। मैंने खुद को घसीटकर गलियारे में ले गई। मेरा खून मेरे पीछे एक निशान बना रहा था। मुझे परवाह नहीं थी कि कौन देखेगा। मैं मदद के लिए चिल्लाई। मैं सीढ़ियों तक पहुंची और खुद को नीचे धकेलती गई। मेरा पैर हर तीसरे कदम पर फिसल रहा था। मेरी नजर धुंधली हो गई। मैं चलती रही। मैं एक ढहती हुई इमारत की तरह लॉबी से टकराई। डेस्क के पीछे वाला क्लर्क जम गया। फिर मैंने उसे फोन तक पहुंचते देखा। उसने ईआर में मुझे स्थिर किया। 3 उंगलियां हमेशा के लिए चली गईं। चौथी को आंशिक रूप से बचाया गया। मॉर्फिन के बाद भी मेरा कांपना बंद नहीं हुआ। मैंने उसी रात पुलिस को अपना बयान दिया। उन्होंने होटल की तलाश की। उन्हें कमरा, चाकू, मेरा खून, यहाँ तक कि कुर्सी के पैरों पर एक और व्यक्ति के डीएनए के निशान भी मिले, लेकिन स्टीफन नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे लॉबी तक पहुंचने से पहले वो भाग गया होगा, लेकिन मैं बेहतर जानती थी। उसने मुझे जाने दिया, उसके शरीर ने जाने दिया। उत्साह ने उसे अभूभित कर दिया था, और यही एकमात्र कारण था कि मैं जिंदा हूं। 3 हफ्ते बाद एक आदमी गायब हो गया। उन्होंने उसका शरीर शहर के बाहर एक गैरेज में पाया, जो कि बंद था। उंगलियां गायब थी, कुछ हिस्से गायब थे। उसके 1 महीने बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसे कहीं वीरान जगह पर एक कैंपिंग स्टोव पर कुछ पकाते हुए पकड़ा। वो अपने मुकदमे के दौरान मुस्कुराया। उसने कभी किसी बात से इनकार नहीं किया। उसने अदालत से कहा कि यह हत्या नहीं थी, बस जुड़ाव था।
उसने कहा कि मेरे जैसे लोगों को हमेशा के लिए उसके अंदर रहने का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने उसे कैद कर लिया इससे पहले कि वो अपनी खुद की उंगलियों को हटाने और अपनी आखिरी शिकार को भेजने के लिए कहे।